दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम शर्मा। आज हरियाणा की राजनीति की और दिल्ली की राजनीति पर अनेक अखबारों के संपादक रह चुके धर्मपाल धनखड़ जी से सीधी बात कर रहा हूँ। धर्मपाल जी, मोदी का, विशेषकर बीजेपी का नहीं, मैं मोदी का कह रहा हूँ, 400 पार का नारा है, तो उसको आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? क्या लोकसभा में 400 सीटें उनको मिल जाएंगी, बीजेपी को, एनडीए को? तो देखिए बलराम जी, ये बीजेपी की सीटें नहीं है, ये एनडीए की सीटें। जी जी जी। बीजेपी की सीटों की जो बात की जा रही है वो 370 की बात की जा रही है। 370 पार का मतलब 370 को सीधे सीधे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर के जोड़ा गया है जी। और ये जो 400 पार का नारा दिया गया है या 370 का जो नारा दिया गया है, मैं मानता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए है, पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए है। 400 सीटें आना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए थे तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की या उस रिकॉर्ड को बराबरी करने की बातें की जा रही हैं। वैसे 400 का आंकड़ा ये नजदीक नहीं जाएंगे। अगर वास्तविक सिचुएशन भी देखें तो उत्तर भारत में बीजेपी का प्रभाव है और हिंदी, खास तौर पे हिंदी भाषी राज्यों में, और वहाँ वो पहले ही चरम पे है, तो कैसे वो 400 पार हो सकते हैं, इसका आंकड़ा कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है। जबकि अगर आंकड़ा उनको पार करना है, 400 सीटें पार करनी है, तो उनको साउथ में दखल बढ़ाना होगा, लेकिन साउथ में कहीं दखल बढ़ता दिख नहीं रहा है। कर्नाटक में पिछली बार अच्छी सीटें आई थी, लेकिन इस बार चूंकि विधानसभा में वहाँ बीजेपी हार चुकी है और अभी भी स्थिति वहाँ ठीक नहीं है बीजेपी की, तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में कोई सीट बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे साउथ की स्टेट्स की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कहते हैं कि बीजेपी खूब जोर मार रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी को वहाँ कोई सफलता नहीं मिल पाई है और इस बार भी बिना किसी अलाइज के वे अकेले चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी को कोई सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सीटें बढ़ेंगी कहाँ, ये नज़र नहीं आ रहा है। धर्मपाल जी, मैं हरियाणा की राजनीति पर मेरी विशेष रुचि है और आपकी भी जी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से कांग्रेस की जो सीटों का बंटवारे की जो बात चल रही है कि आज लिस्ट आउट होगी, कल लिस्ट आउट होगी, ये क्या कारण है कि कांग्रेस की लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही? देखिए, कांग्रेस अभी हरियाणा में इलेक्शन में काफ़ी टाइम है जी, और जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने की जो पहल करनी थी, उस पहल का फ़ायदा जो है वो बीजेपी ले चुकी है। जी। तो अब वो अगर 5 दिन और भी लेट कर दे या 10 दिन और भी लेट कर दे तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारण है उसका, क्योंकि चुनाव बहुत देर से छठे फेज में है, तो ऐसी स्थिति में जितना पहले चुनाव प्रचार शुरू होगा उसी अनुसार कैंडिडेट्स का खर्चा भी शुरू होगा। तो यहाँ जो है अभी अगर नेशनल सिनेरियो में भी देखें तो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा फंड है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा पावर है, वो बीजेपी। विपक्षी पार्टियों के पास न पैसा है न पावर है, तो वो उनको अपना चुनाव प्रचार खींचने में काफ़ी समय लगेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव 19 तारीख को होने हैं, 4 दिन शेष बचे, लेकिन चुनाव प्रचार उठ नहीं रहा है। एक तरह से देखें तो पूरे देश में इस वक्त केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जनसभाओं से ही पता लगता है कि चुनाव प्रचार है। पहले चरण का चुनाव शुरू होने मतलब बिल्कुल नज़दीक है, 19 तारीख को वोट डाले जाए। नहीं, हरियाणा की जो कांग्रेस की जो लिस्ट है, क्या आपसी गुटबाजी का कारण नहीं है मुख्य? देखिए, हरियाणा में गुटबाजी कांग्रेस ऐसा से रही है जी, कांग्रेस को लेकर के, और कांग्रेस में खास तौर पे रही है, और कांग्रेस के पिछड़ने का मुख्य कारण भी पिछली बार भी मैं कहता हूं कि वो गुटबाजी ही रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी वजह से पिछड़ी थी, लोकसभा चुनाव में भी इसी वजह से पिछड़ी थी कि उनके अंदर एकता नहीं है, और एकता अब भी नहीं है। इस बार भी यदि कांग्रेस पिछड़ेगी, हालांकि जनता में बीजेपी को लेकर के काफ़ी रोष है। जी। मैं ये मानता हूं कि किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, पहलवान नाराज है, एक वर्ग नाराज है, कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से नाराज है। जी। तो उस सब के बीच भी यदि बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है, और ये कमजोरी कांग्रेस की है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 10 की 10 सीट हरियाणा से आई थी जी। अब की बार आज के मुताबिक आप कितनी अनुमान लगा रहे हैं सीटों का? देखिए, अभी तक जो अनुमान मोटे तौर पे लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि 6 सीटें बीजेपी निकाल सकती है जी, और 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के साथ कड़ी फाइट है,
कोई सी भी निकल सकती है, कांग्रेस भी निकल सकती है, अगर बशर्ते वो मिल करके लड़े। चार सीटें कौन कौन सी होंगी मुख्य रूप से? आमतौर पे जो है जिन सीटों का लक्ष्य रखा गया है वो रोहतक है, जी सिरसा है और आपका अम्बाला है, और एक सीट हिसार सीट जो है वो सामने आती है। सामने आती है। तो दूसरा आप ये बताइए कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर को चेंज किया गया, ओबीसी के तरफ से लगा लो या नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, कुछ परिवर्तन होगा मतदाताओं में? देखिए, मतदाता तो मन बना के बैठा है जी। मुझे नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन इन परिवर्तनों से होगा। जी। मेरा मानना ये है कि हरियाणा का मतदाता पहले से मन बना के बैठा हुआ है जी। और हर पार्टी अपनी तरफ उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बदला एंड टाइम पे, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं इसको ये मानता हूँ कि ये सरकार की विफलता है एक तरह से, और सरकार विफल हो रही थी इसलिए मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, क्योंकि सरकार बदनाम हो रही थी। और ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, जिस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई और जिस तरह से उनको रोका गया दिल्ली जाने से। दिल्ली जाने का सबका अधिकार है भाई, आप कौन होते रोकने वाले? तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि हर वर्ग में गुस्सा है। जीएसटी को लेकर के देश के व्यापारी वर्ग में गुस्सा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। जी। वही स्थिति जो है दूसरे वर्गों की है। कर्मचारी वर्ग लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी मांग रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम का नारा जो है वो काफ़ी कुछ कर सकता है। महंगाई और हरियाणा में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से चरम पर है, ये सब मानते हैं। सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि भाई हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। लेकिन धनखड़ जी, भाजपा फिर भी ये कहती है कि हम 10 की 10 सीटें लेंगे। जी, कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? 72-75 पार का नारा दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, कहाँ अटक गए? अच्छा, भूपेंद्र 40 पार पे आके रहेंगे। 40 ही सीट थी। हाँ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा नारा दे रहे हैं कि रोहतक बाया चंडीगढ़, जो पिछले जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 की बात, 2005 में, उसमें भी यही नारा था। क्या ये नारा कामयाब होगा? देखिए, सवाल नारे के कामयाब होने का चर्चा मैं ये मानता हूँ जी जी कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 3 या 4 सीटें निकाल लेती है जी जी तो मैं समझता हूँ कि अगली हरियाणा की जो सरकार होगी विधानसभा में, कांग्रेस बाजी मार सकती। धनखड़ जी, एक लास्ट सवाल है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, अभी तक जेजेपी की तरफ से शायद 1-2 कैंडिडेटों के नामों की चर्चा चल रही है, और अभय सिंह चौटाला जो INLD का है, क्या आपस में इनका परिवार का जो खिंचाव है वो एक हो सकते हैं? कई बार दो चर्चाएं चलती, क्योंकि आप पुराने राजनीतिक हैं और पुराने पत्रकार भी हैं, और ऐसा है, ये परिवार का मामला है, परिवार कब एक हो जाए कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है कि पिछली बार भी इन्होंने जो चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उसमें इन्होंने फैसला किया था कि भाई परिवार के आदमी का परिवार का आदमी चुनाव लड़ रहा है, वहाँ उसका विरोध नहीं करेंगे। जी जी जी। तो पिछली बार भी ये लागू हुआ था, इस बार भी ये लागू नहीं। चौधरी चर्चा की आ रही, चौधरी रणजीत सिंह वहाँ हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं जी, ये भी परिवार के ही हैं। हाँ। और उधर से अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी का नाम आ रहा है, इधर से उनकी अभी तक आप देखिए कि ना इनेलो ना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है जी जी, और ना जेजेपी ने। हाँ, दोनों पार्टियां हैं भाई, पार्टियां हैं, वो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, आमने सामने आएंगे, जब वो बीजेपी में हैं तो आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि पिछला चुनाव भी इन्होंने मिल करके लड़ा था और दोनों पार्टियां अलग अलग थी, परिवार में फ्रैक्शन था, उसके बावजूद चुनाव लड़ते वक्त एक सहमति थी कि भाई हम अपने परिवार के सदस्य का विरोध नहीं करेंगे। धर्मपाल जी, एक और आखिरी सवाल है आपसे जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कैंडिडेट बदले हैं, उनसे आपको क्या लग रहा है कि कैंडिडेट बदलने से मोदी फैक्टर काम आएगा, या कैंडिडेट बदलने जरूरी हो गए थे? मोदी फैक्टर कैंडिडेट बदलने के पीछे मुख्य कारण तो ये है कि जो इन नेताओं के प्रति इनके काम नहीं करने के कारण, हरियाणा में कोई सांसद ऐसा नहीं है जिसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो काम के मामले में। मैं रोहतक की बात करूं तो अरविंद शर्मा का एक भी पूरे 5 साल के टेन्योर में एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो अपने कार्यकाल के
उपलब्धि के रूप में बता सके। जी और इसी तरह बाकी सांसदों की भी स्थिति रही है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सांसदों को बांध के रखा है, जी उनको अपने तरीके से काम नहीं करने दिया गया है, उनको केवल केंद्र के निर्देश पे काम करने का आदेश था, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो स्थानीय लोगों को संतुष्ट कर पा रहे थे। इसलिए उम्मीदवार बदलने ज़रूरी भी थे। और दूसरी बात यह है कि नेशनल लेवल पे बीजेपी ने ये तय किया था कि भाई वो बहुत सारे कैंडिडेट बदलेंगे, नए लोगों को मौका देंगे। नहीं, अब नवीन जिंदल के ऊपर चर्चा आएगी। 2014 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ कुछ बोल के गए थे। क्या आज नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है बीजेपी के लिए? बीजेपी के बारे में तो पूरा विपक्ष शोर मचा रहा है, कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि बीजेपी के पास ऐसी लॉन्ड्री है, ऐसी वॉशिंग मशीन है जो हर दागी को धो पोंछ के बेदाग कर देती। जी तो वैसा ही जो है नवीन जिंदल के बारे में भी उनका नाम भी जो है वो कोयला घोटाले से जोड़ा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इस बार उनको बीजेपी ने टिकट दिया है तो उनका कोयला घोटाले से वो पूरी तरह से बेदाग रहे हैं। और वैसे भी कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम, इन दोनों में कोई जांच अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, किसी को सज़ा नहीं हुई है और किसी के प्रति आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो 2G स्पेक्ट्रम की जहाँ तक बात है, वो विनोद राय की दिमाग की उपज थी, जी जो CAG था उस वक्त, उनके दिमाग की उपज थी, वरना कोई घोटाला नहीं था। और उसी 2G स्पेक्ट्रम की वजह से ही आज भी देश में कॉल सस्ती है, इंटरनेट सस्ता है। और अब जो इन्होंने 5G बांटा है, वो कौन सा सिद्धांत है? क्या उसी तरीके से नहीं बांटा है? तो कुल मिलाकर सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल एक थैली नहीं, एक थैली से भी आगे बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि अपना काम बढ़िया बताना है, दूसरे का घटिया बताना है, यही पॉलिटिक्स हो रही है। आप जो कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात देख लीजिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस तरीके से जो है ED ID और IT जो है ये काम करती है कि छापा मारने जाती है और फर्म जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने पहुंच जाती है और बीजेपी को डोनेट कर देती है। तो इस तरह की चीज़ें लगातार आ रही हैं और सामने साफ है, क्लियर है। तो धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो आने वाले चुनाव में है, जो युवा मतदाता हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं युवा मतदाताओं को भी और सभी मतदाताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने भविष्य को सोचकर समझकर देश के लिए मतदान करें। देश के लिए कौन सही है और आम आदमी के हित में कौन है, मैं ये कहूँगा और यही मेरा रिक्वेस्ट है। और मतदान ज़रूर करें। मतदान जरूर करें। धन्यवाद धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।